बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 11 किस्तें सुन चुके हैं। अब 12वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। ड्राइवरों को चाय पानी से खुश रखकर मैंने हल्की भारी हर तरह की गाड़ियां चलानी सीख ली थी और अब दिन ब दिन उनकी ड्राइविंग में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। चौकीदार वहाँ 2 थे, उनमें से एक जिससे मेरा पहले रोज से सामना हुआ था, उससे मेरी सुरताल ज़रा मिल गई थी। कभी कभी मैं उसे भी चाय पानी और दीगर बहानों से बहला फुसला कर जंगल में ले जाता और उसकी राइफल से निशानेबाजी की मशक करता, लेकिन उसके लिए मुझे गोलियों की कीमत अदा करना पड़ती थी और गोलियां खासी महंगी थी। बहरहाल जितनी भी गुंजाइश निकल पाती थी उस हद तक मैं उस महंगे मशगले को भी जारी रखता। निशाना मेरा खासा ठीक ठाक हो गया था। कभी कभी मैं सोचता था कि शायद लाहौर का रुख न करके मैंने अच्छा ही किया था। फिल्मी दुनिया और दीगर रौनक मेलों की कशिश अपनी जगह, लेकिन ऐन मुमकिन था मैं अपनी कुल पूंजी यानी 2000 खर्च करने के बाद नौकरी की तलाश में जूतियां चटका रहा होता या फिर स्टेशन पर कुलियों के जमे गफीर में शामिल हो चुका होता और ड्राइविंग, निशानेबाजी या दीगर दफ्तरी काम सीखने के बजाय मुसाफिरों के बाजू उनके कंधों से अलहदा करने की तरबियत हासिल कर रहा होता। यहाँ तकरीबन सभी लोग मेरे दोस्त बन चुके थे, मुझे जानने लगे थे। सज्जाद साहब को मैंने अपनी आमद के बाद मजीद 2-3 मरतबा यहाँ देखा था। उनकी अदम मौजूदगी में अमलन 2 आदमी मेरे पास होते थे, साइट इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर साहब। साइट इंजीनियर साहब को तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होती थी। बेख्याली में वो अमूमन सर की जगह घुटना खुजा लेते थे। चुनाचे उन्हें कुछ इल्म नहीं होता था कि मैं ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ या नहीं, और अगर दे रहा हूँ तो किस तरह। प्रोजेक्ट मैनेजर साहब अलबत्ता कभी कभी मेरी कारकर्दगी का जायजा लेते रहते थे। बहरहाल मुझसे अफसरान और दीगर मुलाजमीन सभी खुश थे। सच्ची बात तो ये है कि अफसरान के लिए मैं नहायत ही ताबेदार किस्म का मुलाजिम था और वो गलतियां भी तस्लीम कर लेता था जो मैंने नहीं की होती थी। उसके अलावा मैं हद्दुल इम्कान खूबसूरती और चाबकदस्ती से उन्हें वक्तन फवक्तन मक्खन भी लगाता रहता था, जिससे उन्हें काफ़ी फरहत हासिल होती रहती थी, क्योंकि इस वीराने में वो खुश किस्म के फ़राइज़ अंजाम देते हुए काफ़ी तंग आ चुके होते थे। साथी मुलाजमीन के लिए मैं काफ़ी यारबाज किस्म का आदमी था, हर एक की सुनने वाला, हर एक को चाय पानी की दावत देने वाला और अमली तौर पर न सही लेकिन लफ्जी तौर पर हर एक का दुख बटाने वाला। इसलिए वो भी मुझसे खुश रहते थे। मैं अपनी जगह खुश था और मेरी खुशियों में इजाफा लाली को देखकर होता रहता था। मुझे लाली से इजहार इश्क की जरूरत पेश नहीं आई थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसके बारे में क्या कुछ सोचता हूँ, क्यों सोचता हूँ। उन्हीं सोचों का नतीजा था कि कभी कभी रात को सोते में अचानक मेरी आंख खुल जाती थी। मेरा जिस्म पसीने में तर होता था, लेकिन हल्क में कांटे पड़े होते थे। मैं उठकर ठंडे पानी के कई गिलास पीता था और बहुत देर करवटें बदलता था, तब कहीं जाकर नींद आती थी। मिटल शाह के यहाँ मुझे पीने पिलाने की थोड़ी सी आदत पड़ गई थी। उस आदत ने 1-2 बार मुझे मामूली सा तंग किया। एक ड्राइवर से जिक्र किया तो एक बार उसने थर्रा पिलाया, बड़ा बकवास लगा। मैंने दोबारा पीने की कोशिश नहीं की। तहम तलब बाकी रही, लेकिन इस तरह जैसे राख में चिंगारी दबी हो और रफ्ता रफ्ता अपनी मामूली सी हरारत भी खो रही हो। एक रोज लाली काम पर नहीं आई। दोपहर तक मैं यूं बेचैन रहा जैसे मेरी कमर में कोई चूहा चढ़ा हुआ हो। मेरा कागजी काम अब काफ़ी बढ़ चुका था, वरना शायद मैं दोपहर से पहले ही खेमे में जाकर वजह मालूम करने की कोशिश करता। लंच ब्रेक होते ही मैं गोया रस्सी तुड़ाकर उसके खेमे की तरफ भागा। वो सर पर कपड़ा बांधे रजाई लपेटे पड़ी थी और खेमे में तन्हा थी, हत्ता कि वो नाहंजार दो किस्म का कुत्ता भी खेमे में नहीं था। लाली ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और मैं गोया वहीं कत्ल हो गया। उसकी आंखें सुर्ख थीं और गो कि ये सुर्खी तबीयत की खराबी के बायस थी, लेकिन ये बात मुझे बाद में मालूम हुई। मुझे तो ये खुमार ही की सुर्खी महसूस हुई थी और मेरा दिल अथल पथल होकर रह गया था। उसकी रंगत भी उस वक्त तपे हुए तांबे से मुशाबा नजर आ रही थी। क्या हुआ लाली तुम्हें? मैं लपक कर उसके पास पहुंचा। कुछ नहीं, वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। बस जरा सा बुखार चढ़ गया है। बाबा मेरे लिए पिंड से दवाई लेने गया है और करीबी गांव यहाँ से तकरीबन 3 मील के फासले पर था, जहाँ से मजदूर वगैरह छोटी मोटी बीमारी की सूरत में दवा ले आते थे। एक शख्स वहाँ डिस्पेंसरी करता था जिसकी क्वालिफिकेशन ये थी कि कुछ अर्सा वो एक डॉक्टर के यहाँ कैशियर रह चुका था। और मोती कहाँ है? मैंने कुत्ते के बारे में भी यूं दरियाफ्त किया जैसे वो घर का एक फर्द ही हो और मुझे उसकी अदम मौजूदगी पर खासी तशवीश हो। वो भी बाबा के साथ गया है। तुम्हें शायद इल्म नहीं कि बाबा जब भी बाहर जाता है तो मोती उसके साथ जरूर जाता है।
लाली ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने उसकी मुस्कुराहट में शरारत की झलक सी महसूस की। मैंने सुकून की सांस ली तो उसकी आंखों में शरारत का रंग गहरा हो गया। तुमने मुझे इतला दी होती, मैं तुम्हें दवा मंगवा देता, और अगर बाबा ही का जाना जरूरी होता तो उसे कंपनी की किसी गाड़ी में भिजवा देता। मैंने पलंग पर बैठते हुए कहा, लाओ नब्ज दिखाओ कितना बुखार है। उसने कलाई मुझे थमा दी। कलाई वाकई तप रही थी और नब्ज भी तेज चल रही थी। मैं कलाई थामे रहा, हत्ता के बुखार मेरी तरफ भी मुंतकिल हो गया। मेरी तरफ बगौर देखते हुए बोली, वाज़ेह रहे कि बाबा बंदूक भी लेकर गया हुआ है और मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी वापसी में ज्यादा देर नहीं है। उसके अल्फाज ऐसे ही थे जैसे मुझे खबरदार कर रही हो, बाज रखना चाहती हो, लेकिन लहजे में शरारत थी और आंखों में दावत। और फिर वो कोई मुजाहमत भी नहीं कर रही थी। बाबा के पास बंदूक का लाइसेंस है क्या? मैंने हैरत से पूछा। बाबा को देखकर और फिर बंदूक की हालत देखकर कोई इससे लाइसेंस तलब नहीं करता। ज्यादा पुररौनक इलाकों में वो जाता ही नहीं। लाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में नशीलापन आ चला था। बंदूक सामने रखने का तो वो तकल्लुफ ही करता है। मैंने कहा, लड़ने के लिए उसे बंदूक की क्या जरूरत है? बड़े आदमियों को अपना रोब शोब भी तो रखना होता है ना। वो हंसते हुए बोली। इसमें तो कोई शक नहीं था कि बाबा बहुत बड़ा आदमी था जिसामत में। काफी देर बाद खैमे के करीब ही कहीं बाबा की आवाज यूं उभरी जैसे रात के सन्नाटे में कहीं शेर दहाड़ा उठा हो। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो कोई खुशखबरी लेकर आया हो और लाली को सुनाने के लिए बेचैन हो। हम उस वक्त कुछ ज्यादा बाइज्जत हालत में नहीं थे। मेरे कानों में सीटियां सी बजने लगी और हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैं हेमकाना अंदाज में चारपाई से उतर कर जूते पहनने लगा। हालांकि मुझे मालूम था कि मरने से पहले इंसान का जूते पहनना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं होता, लेकिन मैं बाबा की बंदूक का कुंदा अपने सिर से टकराने तक अपने आप को मसरूफ रखना चाहता था। इसी आलम में खैमे का पर्दा उठा और बाबा ने अंदर कदम रखा। मुझे सिर्फ दो ही चीजें नजर आईं, एक तो उसकी फड़फड़ाती हुई मूछें और दूसरी उसके कंधे से झांकती हुई बंदूक। उस लम्हे मैंने इंतहाई मायूसी के आलम में फैसला किया कि मुझे मुकाबला करना चाहिए। डूबता हुआ आदमी भी किसी हद तक हाथ पांव तो मारता है। इस इरादे से मैंने संभलते हुए उठने की कोशिश ही की थी कि बाबा की आवाज सुनाई दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ बाबू साहब, फिर आ जाऊंगा। वो इत्मीनान से मुड़ा और मूछें मरोड़ता बाहर चला गया। हैरत की ज्यादती से शायद मैं उस वक्त इतना होंकल नजर आ रहा था कि लाली बेख्तियार दांतों में चादर दबाकर खी करने लगी। कई लम्हे बाद मेरे औसान कुछ बहाल हुए तो मैंने बेपनाह तवील सांस ली, और वो भी इस अंदाज से गोया किसी स्टीम इंजन का वाल्व खुल गया हो। चंद लम्हे पहले इस ख्याल से मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे कि बाबा न जाने कैसा हंगामा मचाएगा, मैं उसके हाथ से बचूंगा भी या नहीं। लेकिन अब जबकि बला सर से टल चुकी थी तो मैं शुक्र अदा करने से पहले हैरत में मुब्तला हो चुका था। कमाल है, बाबा की गैरत जोश में नहीं आई। मैं खुद कलामी किसी अंदाज में बुड़बुड़ाया। एक दफा एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि बाज इंसानों के जिस्म में खून की कमी होती है, बाज में चूने की और बाज में फुलाद की। बाबा में जरा गैरत की कमी वाक़या हुई है। लाली ने खुश दिली से हंसते हुए कहा। उसके लहजे में तलखी या तंज का शायबा तक नहीं था। जिस वक्त मैं बाबा की आवाज़ सुनकर सख्त हवास बागता हो चुका था, उस वक्त भी वो इसी तरह इत्मीनान से तकिए से टेक लगाए बैठी थी। उसका मतलब था कि उसे बाबा के रद्द अमल का पहले ही से अंदाजा था। मैं महज थूक निकल कर रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। वो चादर का कोना उंगली में लपेटते और खोलते हुए बोली, बाबा दरअसल मेरा सगा बाप नहीं है। एक बार फिर मेरी खोपड़ी हिल कर रह गई थी। मैंने थूक निकल कर पूछा, तो फिर वो कौन है? बस कोई है, उसने बेपरवाही से जवाब दिया। बहरहाल है बहुत अच्छा आदमी। मुझे सही तौर पर मालूम नहीं कि मेरे माँ बाप कौन थे, कब और किन हालात में वो मुझसे जुदा हुए। उस वक्त वो जिंदा थे या मर चुके थे जब मैं बाबा को मिली। बाबा का कहना है कि मैंने उस वक्त बोलना भी नहीं सीखा था और मैं एक खारिज ज़दा बिल्ली की तरह कूड़े के ढेर पर बैठी गली सड़ी चीजें उठाकर खा रही थी। जब बाबा ने मुझे उठाया, बहुत देर तक वो इधर उधर मेरे किसी वारस को तलाश करता रहा और जब कोई न मिला तो अपने खेमे में ले आया। बड़ी मोहब्बत और शफकत से उसने मुझे पाला है। सगा बाप न सही, मैंने वास्कट पहनते हुए कहा। बहरहाल जैसा कि तुम बता रही हो, उसने तुम्हें काफी मोहब्बत और अपनाइयत से पाला है। इस सूरत में उसे कुछ तो एतराज करना चाहिए था। मैं तो चश्मे तसव्वुर से कल परसों के अखबारों में कोने खुदरे में लगी हुई खबर की सुर्खी भी देख चुका था। बाप ने बेटी और उसके आशना को काबिल एतराज हालत में पाकर कत्ल कर दिया। अब इससे ज्यादा काबिल एतराज हालत क्या हो सकती थी? दरअसल बाबा कुछ अजीब सा आदमी है। वो बाल समेटते हुए बोली, अगर मैं इस वक्त सिर्फ इतना कह देती कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ खैमे में घुसे हो और मेरी इज्जत पर हमला आवर हुए हो तो वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश करता। मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मेरी तरफ उंगली भी उठाए तो बाबा के हाथों उसकी जान जा सकती है। लेकिन
वो एक बार फिर शर्मीले से अंदाज में उंगली पर चादर लपेटते और खोलने हुए बोली, तुम्हारे बारे में तो उसे मालूम है ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं तो रोज़े अव्वल ही से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था, लेकिन मैंने ये बात कभी उससे कही नहीं थी, कहने की जरूरत ही पेश नहीं आई थी। उसे अच्छी तरह मालूम था। तहम उस दिन के बाद से मजबूरियां कुछ ज्यादा न रहीं। मैं दोपहर को खाना खाने लाली के खेमे पे पहुंचता तो बाबा अक्सर ही गायब होता था या गायब होने की तैयारी कर रहा होता था। उसे कोई न कोई काम याद आ जाता था। वक्त से पूरा फायदा उठाना इन दिनों कोई मुझसे सीखता। इब्तिदा में चंद दिन में बाबा से नजरें चुराता रहा। मेरा ख्याल था वो भी मुझसे नजरें नहीं मिलाया करेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। उसका रवैया ऐसा ही था जैसे उस इल्म ही न हो कि उसकी अदम मौजूदगी में क्या होता है। चुनाचे मैंने भी नजर चुराना छोड़ दिया। लाली गोया लड़की नहीं, एक नशा थी। सिगरेट, चरस या शराब वगैरह से कहीं ज्यादा ताकतवर नशा। वो मेरे खून के ज़रात में शामिल हो चुकी थी और मुझे लगता था कि मैं उससे महरूम हुआ तो मेरे दिमाग की शरियानें फट जाएंगी, मैं मर जाऊंगा। मैं जितनी देर उससे दूर रहता उसकी तलब में तड़पता रहता। मैंने जब यहाँ आने का कसद किया था तो मुझे गुमान भी नहीं था कि जिंदगी की इतनी मुसरतें और लज्जतें इस वीराने में मेरी मुंतजिर होंगी। अब तो मैं दिन में न जाने कितनी बार शुक्र करता था कि मैंने लाहौर का रुख नहीं किया था। शहर शायद मेरे हक में इतना अच्छा साबित न होता जितना अच्छा वीराना साबित हुआ था। ऐश कोशी के उस दौर के ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि एक रोज जबकि बाबा खैमे में मौजूद था और लाली खाना खाकर जा चुकी थी तो बाबा हिचकिचाते हुए बोला, बाबू साहब एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तुम्हें अपना समझ कर कह रहा हूँ। मेरा दिल डूबने लगा कि शायद बाबा मुझे अपना समझते हुए नहायत अपनाइयत से दरख्वास्त करेगा कि बरखुरदार कल से यहाँ खाना खाने कतन न आना, इसमें तुम्हारा और मेरा दोनों ही का फायदा है। बस बहुत हो चुकी, अब हमें बख्श दो। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हुक्म करो बाबा। मेरे ख्याल में अब हमारे ताल्लुकात ऐसे तो नहीं रहे कि इतने तकल्लुफ से यूं इजाजत लेकर गुफ्तगू की जाए। खुश रहो बाबू साहब। वो मेरा कंधा थपक कर बोला, मैं तुम्हें घर का एक फर्द समझकर ही जुबान खोल रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि मैं शुगर का मरीज हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसने इस अहम राज से मुझे आगाह करना क्यों जरूरी समझा था। फिर मुझे गुमान गुजरा कि शायद वो मुझसे फरमाइश करेगा, बाबू साहब शुगर के इलाज का कोई कारगर नुस्खा तुम्हारे इल्म में हो तो जरा बता दो। लेकिन शुक्र है उसने ऐसी कोई बात नहीं की। एक लम्हे के तवक्कुफ से वो बोला, मैंने एक डॉक्टर से बात की है, वो मुकम्मल और शर्तिया इलाज के 2000 रुपए मांगता है। बहुत अरसे से मैं इस मर्ज को नजरअंदाज करता आ रहा हूँ, लेकिन अब हिम्मत जवाब दे रही है। मुझे डर है मैं घुल घुल कर मर न जाऊं। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है बाबू साहब। अगर कहीं से मुझे 2000 रुपए कर्जे हंसना मिल जाए तो मेरी जिंदगी बच सकती है। जैसे ही मेरे पास कहीं से रकम आई, ये पैसे वापस कर दूंगा। मैंने सुकून की एक तवील सांस ली कि बात वो नहीं थी जो मैं समझ रहा था। मैंने नहायत मुखलसाना और सादत मंदाना लहजे में कहा, इतनी सी बात के लिए तुम इतनी शर्म और झिझक में मुब्तला थे बाबा, ये तो कोई मसला ही नहीं, कल ही ला दूंगा 2000 रुपए। मैं भला कैसे गवारा कर सकता था कि मेरा और लाली का प्यारा बाबा महज 2000 रुपए न होने की वजह से घुल घुल कर खत्म हो जाए। तुमने पहले ही क्यों नहीं बता दिया? इतना अरसा बीमारी झीलते रहे। खुश रहो बरखुरदार। और वो गोया जज्बात से मगलूब होते हुए बोला, मैं दरअसल यही सोच कर चुप रहा कि मालूम नहीं तुम इतनी रकम का बंदोबस्त कर सको या नहीं। बाबा माना कि मेरी नौकरी मामूली है, लेकिन मैं आदमी मामूली नहीं हूँ। मैंने उस मौका पर थोड़ी सी शेखी बिगाड़ने में कोई हर्ज महसूस नहीं किया था। नौकरी तो बस मैं अपने बुरे दिन गुजारने के लिए कर रहा हूँ। बहरहाल मुझे यकीन है कि बुरे दिन अब ज्यादा नहीं रहे। बाबा ने मुझे थोक के हिसाब से दुआएं दी जो भिखारी की दुआओं की तरह खलूस से खाली थी। फिर चंद मिनट इधर उधर की बातें करके मैं चला आया। मैं शुक्र कर रहा था कि शक्करगढ़ से मैं 2000 रुपए की रकम लेकर चला था। वो जूं की तूं महफूज थी। छोटे मोटे काम मैं ऊपर के पैसों से चलाता आया था और फिर मुझे तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई थी। दूसरे दिन जब दोपहर के खाने के बाद लाली काम पर वापस चली गई तो मैं हस्बे मामूल चंद मिनट के लिए वहीं ठहरा रहा ताकि उसके बाद रवाना हो सकूं। उसी वक्फे में मैंने रकम बाबा के हवाले की। मैंने महसूस कर लिया था कि वो इसी मामले को लाली से मख्फी रखना चाहता है। मुझे भी क्या जरूरत पड़ी थी कि उसे बताता। मेरा काम उसके बगैर भी चल रहा था, बल्कि मुझे अंदेशा था कि ये बात मालूम होने के बाद वो मुझसे नाराज न हो जाए और बेरुखी ना इख्तियार कर ले कि शायद मैं उसकी नवासियात और खलूस का हिसाब रुपए पैसे से बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ। रकम वसूल पाने के बाद बाबा बड़े तवातर से खेमे से गायब रहने लगा, जिस पर मैं दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा करता। काफी दिन नहायत खूबसूरत अंदाज में गुजर गए। उसके बाद बाबा दोबारा खाने के वक्फे के दौरान खेमे में मौजूद रहने लगा। अब उसका मुंह कुछ लटका हुआ नजर आता था। एक रोज तन्हाई मुयस्सर आने पर मैंने पूछा, क्या बात है? इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ क्या? फायदा क्या, खाक होना था जी, उल्टा नुकसान हो रहा है। वो थोड़ी खुजाते हुए बोला, अब तो मुझे उठने बैठते चक्कर आने लगे हैं। कदर तवक्कुफ के बाद वो बोला, एक और डॉक्टर से बात हुई है, वो जर्मनी से खास तौर पर मंगवाई हुई दुआओं से इलाज करता है, लेकिन वो मुकम्मल और शर्तिया इलाज के 4000 रुपए मांगता है। अब मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही कि तुम्हारे सामने हाथ फैलाऊं। उसकी आंखें भर आईं और आवाज रुंध गई थी।
मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं, मैं घुल घुल कर मर जाऊंगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन मुझे लाली की फिक्र है। वो कहाँ जाएगी, किसके आश्रय पर रहेगी, मेरे बगैर तो वो दुनिया में 4 दिन भी नहीं गुजार सकती। मैं कहना तो ये चाहता था कि बाबा लाली की फिक्र तुम ना करो, इसे मैं संभाल लूंगा। आखिर अब भी इस तूफान बलाखेज को मैंने ही संभाला हुआ है, लेकिन आदमी को अब इतना साफ गोभी नहीं होना चाहिए। इधर बाबा ने कहने को तो कह दिया था कि मेरे सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता, लेकिन दर हकीकत हाथ तो उसने फैला दिया था और बड़े तरीके से फैलाया था। मैं चकरा कर रह गया था। शेखी बिगाड़ना मुझे कुछ महंगा पड़ रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि बेवकूफ़ मैं बन रहा हूँ या बाबा, लेकिन मेरी नज़र में उस सवाल की कोई अहमियत नहीं थी। अहम बात तो ये थी कि मुझे हर हाल में बाबा को खुश रखना था। सवाल ये था कि मैं 4000 रुपए कहाँ से लाता। उस सवाल पर ज्यादा तफसील से गौर खोज किए बगैर मैंने हातम ताई की कब्र पर 1 नहीं 2-3 लाते मारते हुए कहा, तुम फिक्र ही ना करो बाबा, रकम का तो कोई मसला नहीं, जहाँ तुम्हारा दिल माने इलाज जरूर करवाओ। अलबत्ता इस मरतबा रकम का इंतजाम करने के लिए मुझे चंद दिन की मोहलत दे दो। बफूरे जज्बात से बाबा की मूछें पड़पड़ाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो खुशी से बेकाबू होता मैं लड़खड़ाता हुआ खेमे से बाहर आ गया। बाबा दरअसल वो द्यो था जिसके कब्जे में मेरी लाल शहजादी थी, मगर ये द्यो जरा कुछ मुख्तलिफ किस्म का द्यो था। खराज तलब करता था। मैं वापस ड्यूटी पर पहुंचा तो मुझे हर चीज कुछ धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थी और किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। पर मुश्किल तमाम अपने दिमाग को दुरुस्त रखते हुए मैं रजिस्टरों की खानापुरी में मसरूफ रहा। इस दौरान अकाउंटेंट ने यूं ही घूमते फिरते मेरी तरफ 2 चक्कर लगाए। ये कोई नई बात नहीं थी। फारग वक्त में वो इधर उधर चक्कर लगाता रहता था। कभी किसी के पास बैठकर चाय वाय पी ली, कभी किसी से गपशप कर ली। दूसरे चक्कर में उसने मेरी मेज पर झुककर बगौर मेरी शक्ल देखते हुए कहा, ये आज मेरे रांझे का मुंह क्यों लटका हुआ है, किसी ने तुम्हारे जज्बात पर दुलत्ती तो नहीं मार दी। मैंने सख्त नजरों से उसकी तरफ देखा। उस वक्त मुझे वो भी जहर लग रहा था। दिल चाह रहा था कि उसके बेढंगे मुंह पर एक घूंसा रसीद करके दांत पेट में पहुंचा दूं और उसके मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक उतार कर किसी भैंस के आगे लगा दूं। मगर होता अमूमन यही था कि गुस्सा मुझे उन लोगों पर आता था जिन पर मैं उतार नहीं सकता था। अमूमन वो मेरे साथी और मेहरबान ही होते थे। बड़ी मुश्किल से मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, एक तो तुम लोग मालूम नहीं क्यों आ जाते हो जख्मों पर नमक छिड़कने। जाओ जाकर किसी घोड़े के साथ मिलकर थोड़ी बहुत घास चर लो। शक्ल से लग रहा है कि भूखे हो। बातों में मत डालो मेरी जान, मसला क्या है। वो मेरी आंखों में झांक रहा था और मोटे मोटे शीशों के अक्ब से उसकी आंखें यूं नजर आ रही थीं जैसे अभी निकलकर मेज पर गिर पड़ेंगी। मसला बता भी दूं तो क्या फायदा, मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम कौन सा साहिल कर दोगे, तुम बताओ तो सही मेरी जान। वो कुर्सी खींच कर मेरे करीब ही बैठ गया। हमारी ताकत आजमाए बगैर ही तुमने यकतरफा फैसले करने शुरू कर दिए। तुम्हें क्या मालूम कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मुझे 4000 रुपए की जरूरत है, दे सकते हो। मैंने बात को घुमाए फिराए बगैर इस्तजाइया से लहजे में कहा। मुझे मालूम था कि अब वो कान दबा कर चला जाएगा या कमजोर सी आवाज में पूछेगा, तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी 4000 रुपए की, छेड़े छाट तो तुम हो, कहीं तुम्हें कुछ भेजना नहीं होता, तनख्वाह में तुम्हारी अच्छी खासी गुजर बसर हो जाती है। उसके बजाय वो इधर उधर देख कर राजदाराना अंदाज में बोला, मैं तो खुद तुमसे इस मौजू पर बात करने का मौका तलाश कर रहा था। जरूरतें हर शख्स को होती हैं और जरूरियात पूरी करने का कोई ना कोई तरीका मौजूद होता है, लेकिन इसके लिए दफ्तरी जिंदगी में एक दूसरे के ताउन की जरूरत होती है। तुम नए आदमी थे, इसलिए बात करते हुए हम भी हिचकिचा रहे थे। हमसे मुराद कौन कौन, मैंने उसकी बात काट कर पूछा। मैं और कैशियर, अकाउंटेंट ने जवाब दिया। तुम्हारे आने से पहले हमारे छोटे मोटे सिलसिले आराम से चल रहे थे, अब भी बाकी सिलसिले जो चल रहे हैं, लेकिन वो सिलसिला जिसमें तुम्हारे तावन की जरूरत है रुका हुआ है। अगर तुम तावन के लिए तैयार हो तो कैशियर से 4000 रुपया तो मैं तुम्हें अभी दिला देता हूँ। इसका हिसाब हम बाद में पूरा कर लेंगे, तीनों का फायदा है, सबको आइंदा भी अपना अपना हिस्सा मिलता रहेगा और किसी का कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। क्या इरादा है, मुझे क्या करना होगा, मैंने उसे पूछा। तुम्हें रोजाना 25-30 ऐसे मजदूरों के कार्ड की एंट्री करना होगी जिनका कोई वजूद नहीं होगा। अकाउंटेंट ने इत्मीनान से कहा, मैं उनका हिसाब बनाकर वाउचर मंजूर कर दिया करूंगा और कैशियर अदायगी कर दिया करेगा। इसके अलावा मजदूरों के लिए बाज औजारों की खरीदारी और उसके साथ साथ ओवर टाइम का हिसाब भी तुम्हारे ही तवज्जो से बनता है। अगर तुम असल जरूरियात के साथ 5-10 फर्जी जरूरियात की फहरिस्त बनाकर आगे बढ़ा दिया करो तो मैं और कैशियर आंखें बंद करके बाकी काम कर दिया करेंगे। मंजूर है। मैं खामोश रहा। मुझे मालूम था कि बाबा का मुतालबा पूरा करने के लिए मेरे सामने कोई जायज़ तरीका नहीं और मुतालबा पूरा न होने की सूरत में काला देव मेरे और लाल शहजादी के दरमियान हायल हो सकता था और मेरी रगों में चूंकि जवानी का आतिश फिशां कुछ ज्यादा ही आफत मचाए हुए था, इसलिए मुझे शहजादी से तर्क ताल्लुक गवारा नहीं था। हिचकिचाहट मुझे इसलिए नहीं थी कि मेरा किरदार या इखलाक बहुत बुलंद था। मैं बिल्कुल आप जैसा या आपके दोस्तों जैसा आम सा आदमी था। ख्वाहिशें मुझे भी इसी तरह तरगीब देती थीं जिस तरह हमारे मुआशरे के बेशतर इंसानों को देती हैं। मैं उन नायाब लोगों में से नहीं था जो लालच और तरगीबात के सैलाब में
चट्टान बनकर खड़े रहते हैं। मैं बहुत ही मामूली और हकीर सा आदमी था। मेरी हिचकिचाहट की वजह सिर्फ सज्जाद साहब थे। वो शरीफ आदमी थे, उनके चेहरे पर मैंने हमेशा सबके लिए शफकत, मोहब्बत और मेहरबानी का साया देखा था। मजदूर से लेकर साइट इंजीनियर वो सब ही के काम आने की कोशिश करते थे। मुझ पर उनका ये एहसान क्या कम था कि जब मैं खसार रसीदा पत्ते की तरह हालात के दोष पर इधर उधर भटकने के लिए निकल खड़ा हुआ था तो उन्होंने ही मेरा हाथ थाम कर गोया मुझे संभलने का मौका दिया था। वो सब पर हत्तल वसे एतमाद करते थे और उन्हें नुकसान पहुंचाने पर मेरा दिल आमादा नहीं होता था। मैंने अपनी हिचकिचाहट की यही तफसीली वजह अकाउंटेंट को बता दी। वो कुर्सी कुछ और आगे खिसकाते हुए बोला, सज्जाद साहब के बारे में हम सब के भी यही जज्बात हैं जो तुम्हारे हैं, लेकिन हम अपनी दानिश में उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, बल्कि फाजिल काम के लिए बगैर थोड़ा सा फाजिल मुआवजा हासिल कर रहे होते हैं। सज्जाद साहब को जिस नौइयत के ठेके मिलते हैं उनमें उन्हें लाखों का फायदा होता है। इसमें से अगर साल में 1-2 लाख हम तुम जैसे लोग इधर उधर कर भी लेते हैं तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रकम उनकी जेब से यानी असल सरमाए से तो नहीं निकलती, मुनाफा ही में से कम होती है। चुनाचे उसे सज्जाद साहब का नुकसान नहीं समझा जा सकता। उस बदमाश की ये जलील काम कर गई। दिल में शैतान तो वैसे ही कलाबाजियां खा रहा था। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि जिस असामी पर मैं काम कर रहा था वो किसी खास अहमियत की हामिल थी। अब अकाउंटेंट ने रास्ता दिखा दिया था तो मेरे जिस्म में सिनसनी सी दौड़ने लगी थी। बिलाकर मैंने ताउन की हामी भर ली और दूसरे रोज अकाउंटेंट ने मुझे 4000 रुपए ला दिए, जिन्हें लेकर मैं खाने के वक्फे में दौड़ा दौड़ा लाली के खेमे में पहुंचा। खाने और गपशप के बाद जब लाली वापस काम पर चली गई तो मैंने रकम निकाल कर बाबा के हवाले की। 2000 मिलने पर बाबा की मूछें जज्बा शुक्र से जिस हद तक फड़फड़ाई थी अब उससे ज्यादा जोर से फड़फड़ाई। आखिर रकम भी तो ज्यादा थी। मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि लाली को भी इल्म होना चाहिए कि मैं उसके बाबा को क्या कुछ अनायात कर रहा हूँ, लेकिन बाबा ने पहले ही मुझे मना कर दिया था कि हमारे दरमियान जो भी लेन देन हो लाली को उसका इल्म नहीं होना चाहिए। वो बड़ी खुददार लड़की है। बाबा ने कहा था कि अगर उसे मालूम हो गया कि मैंने तुमसे मदद तलब की थी और तुम मदद कर रहे हो तो हम दोनों ही से रूठ जाएगी। उसकी खुददारी का अंदाजा तुम इस बात से लगा लो कि वो ऐसी नर्म और नाजुक लड़की होते हुए भी पत्थर तोड़कर या फिर ईंटें ढोकर अपना ही नहीं मेरा भी पेट पालती है। हालांकि जिस तरह वो तुम्हारे साथ सेट है, अगर किसी अमीर आदमी के साथ सेट हो जाती तो ऐशो आराम से गुजर बसर कर सकती थी, लेकिन वो महज अपना उल्लू सीधा करने की कायल नहीं है। अपने दिल के कहने पर चलती है। तुम पर इसका दिल आ गया है तो अपना सब कुछ तुम पर निछावर करने लगी है, जिससे उसे कोई दिलचस्पी ना हो। वो टेढ़ी आंख से उसकी तरफ देख भी ले तो 1000 गालियां सुनाती है, मरने मारने पर आमादा हो जाती है। चुनाचे में बड़ी फरमा बरदारी से नहायत खुफिया अंदाज में बाबा को इमदाद मुहिम पहुंचा रहा था। लाली को मुतासर करने की क्या जरूरत थी, वो बेचारी तो पहले ही मुझसे बहुत बुरी तरह मुतासर थी और कोई भी मौका मुयस्सर आने पर मजीद मुतासर होती रहती थी। 4000 वसूल पाकर बाबा ने मेरी तवक्का के मुताबिक एक बार फिर आए दिन खैमे से गायब रहना शुरू कर दिया था। खाना वो पका कर रख जाता था। बड़ा ही मेहरबान बाबा था, हमारी हर तरह की जरूरियात का ख्याल रखता था। अकाउंटेंट और कैशियर से मेरे ताल्लुकात बहुत गहरे और मामलात नहायत उम्दगी से तय हो चुके थे। 4000 का हिसाब भी बराबर हो चुका था और मजीद थोड़ा बहुत हिस्सा भी मुझे वसूल होने लगा था। जमीर की खलश ने बहुत कम अरसा में मुझे बेचैन किया था। उसके बाद रुपए पैसे की कशिश ने यह खलश दबा दी थी। मेरे पास रकम पसे अंदाज होने लगी थी। गो कि मुझे मालूम था कि ये रकम मेरे नहीं गालिबन बाबा ही के काम आएगी। फिर भी बहरहाल रुपए की मौजूदगी का एक अलग ही खुमार होता है। मैंने महसूस किया कि मैं कुछ अकड़ के चलने लगा था, लेकिन जब कभी सज्जाद साहब साइड पर आते थे और मेरा इनसे सामना होता था तो मैं जाड़े की मारी हुई बिल्ली की तरह अपनी खाल में सुकड़ सिमट कर रह जाता था। काफी अरसा हमें गरीबी दावे की ऐशो इशरत के मौके फराहम करने के बाद बाबा एक बार फिर खैमे में पाया जाना लगा। अब वो कुछ हशाश बिशाश नजर आता था। एक रोज मुझे बताने लगा कि डॉक्टर ने उसके फलां टेस्ट लेने के बाद फैसला दे दिया है कि उसका शुगर का मर्ज बिल्कुल दूर हो चुका है। अभी मुबारकबाद के अल्फाज मेरे मुंह में ही थे कि वो पहले की निस्बत कहीं कम हिचकिचाहट के साथ बोला, अब तो मैं भी सोचने लगा हूँ कि लोग क्या कहते होंगे। बेटी काम करती है और हट्टा कट्टा बाप घर में पड़ा रहता है। अगर कहीं से थोड़े से पैसे मिल जाएं तो मैं भी मैदान में केबल लगाकर कुछ सौदा सल्फ रख लूं। दुकानदारी तो बैठने का काम है और बैठने का काम मैं आसानी से कर सकता हूं। मुझे अब ज्यादा घुमा फिरा कर बात करना जरूरी महसूस नहीं हुआ। मैंने सीधे साधे तरीके से पूछा, कितनी रकम चाहिए बाबा? 3000 काफी होंगे। उसने भी नहायत सीधे साधे तरीके से जवाब दिया, मिल जाएंगे। मैंने इख्तिसार से कहा, चंद दिन सब्र कर लो। चंद दिन बाद मैंने ये रकम भी उसे मुहैया कर दी, जिसके बाद उसने बाला ही बाला मैदान में कोई खोखा पसंद कर लिया जो हाल ही में खाली हुआ था, जिसका मुझे इल्म ही नहीं था। उसके बाद वो सौदा सल्फ लेने शक्करगढ़ चला गया। शाम को वो मुंह लटकाए और सर में खाक डाले उस छप्पर में आया जहां बैठकर मैं काम करता था और उसने तकरीबन रोज
रोते हुए मुझे बताया कि बस में उसकी जेब कट गई और वो किराया एक राहगीर से मांग कर वो मुश्किल वापस पहुंचा है। मुझे कुछ इस किस्म के अफसाने की तवक्का थी, लेकिन यकीन नहीं था। अब तक मैं तज़बज़ब में मुब्तला था कि शायद बाबा जो ज़रूरियात बयान कर रहा है वो वाकई उसे दरपेश हो, लेकिन अब मेरा ज़हन एक तरफ हो चुका था। बाबा ज़रा कदरे मुख्तलिफ किस्म का दलाल था। लाली एक तरह से उसकी मलकियत थी, बेटी तो थी नहीं। वो उससे जितना फ़ायदा उठा सकता था उठा रहा था। गोया अब हमारे दरमियान कुछ लो और कुछ दो का असूल कायम नहीं रहा था। वाज़े हो चुका था कि मुझे उस समझौते पर कोई एतराज़ नहीं था। हाँ, एक हल्की सी खलज जरूर थी कि जिस बेचारी की जवानी का खराज खाया जा रहा है उसे इल्म ही नहीं था कि बाला बाला क्या हो रहा था। वो तो अपनी दानिस्त में इश्क में तनो मन बार चुकी थी। मुझे हैरत थी कि बाबा इतनी रकमों का करता क्या था, कहाँ ठिकाने लगा आता था। मैंने पूछकर उस पर यह तो जाहिर करना नहीं था कि मैं उस पर एतबार नहीं करता और उसका तरीका वारदात समझ चुका हूँ। मैंने खुद ही अपने आप को समझा लिया कि शायद वो कोई महंगा किस्म का नशा करता हो, कहीं बाजार हुस्न में गाना वाना सुनता हो, या मुमकिन है एक लड़की का खराज वसूल करके किसी दूसरी औरत के कदमों में जा रखता हूँ। कुछ भी मुमकिन था। बाबा गोया मुझे तसल्ली देते हुए बोला, काम का ख्याल मैंने अब दिमाग से निकाल दिया है। मेरी कोशिश यही होगी कि आइंदा मैं तुम्हें तकलीफ ना दूं। मैं तुम्हारे एहसानात के बोझ तले दब चुका हूँ। ऐसे ना कहो बाबा, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम मुझे अपना समझते हो। इस सूरत में तुम्हें मुझसे तकल्लुफ नहीं बरतना चाहिए। तुम्हें जब भी और जैसी भी जरूरत हो तुम बिला झिझक मुझसे कह सकते हो। मैंने ये बात उसी तरह कही थी जिस तरह कोई अदाकार कैमरे के सामने मुकालमा बोलता है, रटा रटाया, खुलूस और वाबस्तगी से आधी मुकालमा। बाबा ने उसके बाद वाकई खासे तवील अरसे तक कोई फरमाइश नहीं की थी। इस दौरान एक नई मुसीबत उठ खड़ी हुई थी। एक रोज लाली ने रोते हुए मुझे बताया कि वो माँ बनने वाली है। चंद दिन पहले तक तो उसे महज अंदेशा था, लेकिन अब पुख्ता यकीन हो चुका था। मैं बेहद परेशान हो गया था, लेकिन ये कैसे मुमकिन है, मैंने मतहोश लहजे में कहा। हमने तो हर मुमकिन एहतियात। इशारतन उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था और इसीलिए मैं फिक्र में मुब्तला नहीं हुआ था। बेहतियाती सरजद होते क्या पता चलता है, वो भराई हुई आवाज में बोली। वो सर झुकाए तख्त पर बैठी थी और पाँव के अंगूठे से कच्चे फर्श को कुरेद रही थी। अब क्या होगा, मैंने पूछा। मेरी आंखों के आगे नीले पीले तारे से नाच रहे थे। मुझे ये फिक्र नहीं थी कि मुझ पर या लाली पर क्या इल्जाम आएगा। अगर ये राज खुल गया तो कबीले वालों का क्या रद्द-ए-उमल होगा, लाली को किन दुश्वारियों का सामना करने पड़ेगा, या मेरे लिए क्या कुछ उलझने खड़ी हो जाएंगी। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तशवीश थी कि अगर वो बेगुनाह रूह इस दुनिया में आ गई तो क्या वो लवारसों की तरह इन दरीदा शिकस्ता खैमों में परवरिश पाएगी। नाजायज सही होगा तो वो मेरा खून, उसका क्या बनेगा। उससे तो बेहतर था कि वो दुनिया में ना ही आए। मैंने उस पहलू पर लाली से बात की तो वो उंगलियां मरोड़ते हुए बोली, सोचा मैंने भी यही था। यहाँ खैमों में एक औरत है, वो मेरी रहनुमाई कर सकती है। वो एक औरत को जानती है जो शायद कुछ कच्ची किस्म की डॉक्टर है या शायद पढ़ी लिखी दाई है, लेकिन मसला यही है कि वो बहुत ज्यादा पैसे मांगती है और फिर मुझे चंद दिन छुट्टी भी करनी पड़ेगी। बीमारी का ढोंग रचाना पड़ेगा। इन सब बातों की तुम फिक्र न करो। मैंने उसकी बात काटते हुए मुस्रिबाना लहजे में कहा, रुपए पैसे की भी कोई फिक्र न करो, ये सब बंदोबस्त कर दूंगा। तुम किसी भी तरह इस मुसीबत को टालो। इस बार मुझे 3000 का बंदोबस्त करना पड़ा। रकम राली के हवाले करने के बाद मैंने कई दिन तक उसके खेमे का रुख नहीं किया और वो भी काम पर नहीं आई। रकम उसने बहुत ही हिचकिचाते हुए ली थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। लरसती हुई आवाज में उसने कहा, अफजल सुना है इस मामले में जान भी चली जाती है, मेरे लिए दुआ करना। हम बहुत गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह तो गुनहगारों पर भी रहम खाता है, बंदे माफ नहीं करते। उसके आंसू और लहजे की लर्जिश से मेरा दिल कट कर रह गया था, लेकिन साथ ही मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ भी बैठ गया था। उसी खौफ के तहत मैंने उसके खेमे का रुख नहीं किया था। हालांकि उसे देखने को, उसका हाल जानने को, उसकी ढारस बनाने को बहुत दिल चाह रहा था। बाबा एक बार एक जगह मुझे रास्ते में मिला। अच्छा भला हशाश बशाश चला रहा था, लेकिन मुझे देखकर सूखे चौहारे जैसा मुंह बनाते हुए बोला, लाली की हालत संभल तो गई है, लेकिन सरसों के फूल की तरह जर्द हो गई है बेचारी। उससे कोई बात छुपी हुई नहीं थी, लेकिन झूठी वफादारी और तकल्लुफ का एक हल्का सा पर्दा बहरहाल हमारे दरमियान हायल रहता था। मुहब्बत लफ्जों में गुफ्तगू होती थी। मैंने कुछ रकम बाबा को देते हुए कहा, तुम उसके आराम का ख्याल रखना और उसे अच्छी खासी खुराक खिलाना। खौफ फिर भी मेरे दिल में जागुज़ीर रहा और मैं उसे देखने न गया, लेकिन 2-3 दिन बाद वो खुद ही काम पर आ गई। हस्बे मामूल सुबह ही सुबह वो सबसे आगे कितार में कार ली खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। बाबा ने बताया था कि सरसों के फूल की तरह जर्द हो चुकी है। मेरे ख्याल में वो जर्द तो नहीं, अलबत्ता कुछ गोरी हो चुकी थी। पहले की निस्बत वो खूब खिली खिली और निखरी निखरी सी नजर आ रही थी। हैरत अंगेज तौर पर उसकी सेहत तो पहले से अच्छी हो चुकी थी। बहरहाल मैंने ज्यादा हैरान होने की बजाय सुख की सांस ली। चंद दिन में सब कुछ मामूल पर आ गया। वहाँ बाबा की फरमाइशों के नित नए हथकंडों से उसने मुझसे रकमें ईटने का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया था। एक बार मैंने यूं ही सरसरी हिसाब किताब किया तो पता चला कि मैं तकरीबन 30,000 रुपए बाबा की तोंद में झोंक चुका था और मेरी अपनी यह हालत थी कि मेरा कुल सरमाया वही चंद जोड़े कपड़े और रोजमर्रा की इस्तेमाल की छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने अपनी तनख्वाह में से खरीदी थी। कुछ अर्सा पहले तो मैं ख्वाब में भी नहीं देख सकता था कि 30,000 रुपया मेरे हाथ आ सकता है
اور اب ہاتھ آنا تو اپنی جگہ میں بڑے جدی پشتی رئیسوں کی طرح یہ رقم تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی خانہ بدوش محبوبہ کے نام نہاد باپ کی نظر کر چکا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر بڑی حیرت ہوئی کہ میں خاصی مہنگی عیاشی کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ اتنے پیسوں میں تو لوگ جانے کیا کچھ بنا لیتے ہیں۔ شاید میں اول درجے کا احمق تھا، مجھے خواہ مخواہ چلاک ہونے کا زوم تھا۔ ادھر کمپنی کا کام بھی ختم ہو رہا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2-2.5 ماہ تک کمپنی بستر بوریا لپیٹ رہی تھی۔ اس کے بعد بعض لوگ جنہیں عارضی بنیادوں پر ملازم رکھا گیا تھا انہیں فارغ کر دیا جاتا۔ کچھ لوگ ہیڈ آفس میں لاہور واپس چلے جاتے اور کچھ لوگوں کو نئے سٹاف کے ساتھ مل کر ہیڈ کے قریب کہیں جانا تھا جہاں نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شمار ان میں سے کون سے لوگوں میں سے تھا۔ بہرحال جو 2-2.5 ماہ باقی تھے ان میں احتیاطاً اپنے لیے کچھ پس انداز کر لینا چاہتا تھا۔ معلوم نہیں آگے کیا حالات پیش آنے تھے، اس لیے میں نے بابے کی طرف سے ہاتھ کھینچ دیا تھا۔ اور سچی بات تو یہ تھی کہ اب لالی سے بھی میرا دل بھرتا سا جا رہا تھا۔ 2 سال ہونے کو آ رہے تھے، انسان ایک ہی کتاب کہاں تک پڑھتا رہے۔ ادھر اب مستقبل کا کوئی معلوم نہیں تھا کہ کسے کدھر جانا تھا۔ ادھر میں نے بابا پر نواز شاہ سے ہاتھ کھینچا، ادھر اس نے حمزاد کی طرح خیمے میں موجود رہنا شروع کر دیا۔ ایک روز لالی کھانا کھا کر خیمے سے نکلی ہی تھی کہ بابا بولا، افضل میاں اس بار میں تم سے بہت ہی چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، صرف 1000 روپے کی ضرورت ہے، ہو جائے گا کوئی بندوبست؟ نہیں، میں نے بلا تعامل نہایت سپاڑ لہجے میں جواب دیا، اور آئندہ بھی تم مجھ سے 1 پیسے کی بھی امید نہ رکھنا۔ اس درخت سے جتنے نوٹ جھاڑنے تھے وہ تم جھاڑ چکے۔ اس نے مجھ سے بھی زیادہ سپاڑ لہجے میں کہا، تو پھر آئندہ تم بھی اس خیمے کا رخ نہ کرنا، تمہیں جتنی عیش کرنی تھی وہ کر چکے۔ میں سمجھتا تھا کہ اپنی تمام تر بغیرتی کے باوجود بابا جیسے لوگوں میں تھوڑی بہت وزاداری موجود ہوتی ہے، مگر شاید میرا خیال غلط تھا۔ مجھے اب لالی سے مراسم رکھنے کی کوئی خاص خواہش نہیں رہی تھی، لیکن بابا کے دھونس دینے کے انداز سے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے انا کا مسئلہ محسوس کیا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میں نے مشتعل ہو کر کہا، میں لالی کی اجازت سے آتا ہوں، وہ مجھے پسند کرتی ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ مجھے منع کرو؟ تم تو خود اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے ایک ہاتھی کے بچے ہو۔ وہ استزائیہ سے انداز میں مسکرایا اور میرا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے خود کلامی کے لہجے میں بولا، پسند کرتی ہے۔ لالی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ نوجوان پورا چغد ہے۔ پھر وہ قدرے بلند آواز میں بولا، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ آئندہ خیمے کے قریب بھی نظر آئے تو لوگ چارپائی پر ڈال کر ہی واپس لے جائیں گے۔ تمہیں شاید اپنے اس بادی زدہ جسم پر کچھ زیادہ ہی ناز ہے۔ میں نے حقارت سے کہا، ایسا نہ ہو کہ مجھے چاقو مار کر تمہارے اس غبارے سے ساری ہوا نکالنی پڑی۔ وہ دانت پیس کر اٹھا۔ ایک لمحے کے اندر ہی میں اپنی جنگی حکمت عملی طے کر چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ دایاں گھونسا میں اس کی ناک پر رسید کروں گا اور بایاں کن پٹی پر، اور جیسے ہی وہ لڑکھڑائے گا اس کے گھٹنے پر بھاری بوٹ کی زوردار ٹھوکر رسید کروں گا۔ جسم کے نازک حصوں پر ہی ضرب لگانے سے اس کا کچھ بگڑ سکتا تھا، گدیلے جسم پر گھونسے برسانے سے تو شاید اس کا بال بھی بیکا نہ ہوتا۔ مجھے حتی الامکان پھرتی سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی گرفت میں آنے سے بچانا تھا۔ اگر میں اس کی گرفت میں آ جاتا تو پھر میری خیر نہیں تھی۔ مجھے اپنی یہ حکمت عملی آزمانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ خیمے کا پردہ اٹھا کر اچانک لالی اندر آئی اور ہم دونوں کے درمیان حائل ہوگی۔ بس وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں، اتنے خوبصورت ڈرامے کا اتنا بھونڈا انجام نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس کے الفاظ پر خاص توجہ دیے بغیر کہا، اپنے بابا کو کچھ سمجھاؤ لالی، یہ میں تو تمہیں سمجھانے کے لیے خیمے میں واپس آئی ہوں، ورنہ آرام سے باہر کھڑی تم دونوں کو سوکنوں کی طرح لڑتے سن رہی تھی۔ وہ اطمینان سے تخت پر بیٹھتے ہوئے بولی، پھر اس نے نہایت سنجیدگی سے مجھے مخاطب کیا، بابا ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے جناب افضل صاحب، اب تمہیں یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب تمہارے پلے ہی کچھ نہیں رہا؟ ویسے بھی اب کمپنی کا ٹھیکہ ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد ہمارا قبیلہ تو چھمب یا چوڑیاں کی طرف چلا جائے گا۔ تم اور تمہاری کمپنی نہ جانے کہاں جائے، ہماری راہیں جدا تھیں اور جدا ہیں اور جدا رہیں گی، تو پھر وبال جان بننے سے کیا فائدہ؟ میں نے سمجھا شاید میرے کان بج رہے ہیں، پلے ہی کچھ نہیں رہا اور وبال جان جیسے الفاظ کیا واقعی لالی کے منہ سے نکلے تھے؟ میں جیسے برف کا بت بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پڑ کر دیکھا، میرے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی تھی تو لالی ہی، لیکن شاید اس کے جسم میں کوئی اور روح حلول کر گئی تھی۔ اس قسم کی صورتحال میں انسان عموماً بے بسی کسی کیفیت میں صرف یہی کہہ پاتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے منہ سے بھی غیر ارادی طور پر یہی الفاظ سرگوشی کے سے انداز میں برآمد ہوئے تھے۔ تم تو کہا کرتی تھی کہ میری محبت میں تمہیں دنیا جہان کا کوئی ہوش نہیں رہا، اور جانے کیا کچھ محبت۔ وہ کچھ ایسے انداز میں ہنسی کہ میرے جسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔ محبت تو مجھے صرف 13-14 سال کی عمر میں ایک شخص سے ہوئی تھی، لیکن وہ بس اپنا مطلب نکال کر مجھے روتی دھوتی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سے مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی۔ اب تو بس ایک ہی مقصد ہے جس کے تحت زندگی بسر کر رہی ہوں۔ وہ اب ٹانگ پر ٹانگ رکھے مہرانیوں کی طرح تمکنت سے بیٹھی تھی اور میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی، ذرا سی بھی جھجک نہیں رہی تھی۔ میں حیرت کے جھٹکے سے کچھ سنبھل چکا تھا۔ لالی نے مجھے خوش فہمیوں کی دنیا سے اٹھا کر اس طرح حقائق کی دنیا میں پھینکا تھا جس طرح کلی مال گاڑی سے آلوؤں کی بوری اٹھا کر پلیٹ فارم پر پھینک دیتے ہیں۔